हेलो टू ऑल। तो लास्ट टाइम हमने आपका टेस्ट कंडक्ट किया था। ठीक है। तो टेस्ट में काफ़ी बच्चों ने जो हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट भी किए हैं और उनके जो एक्यूरेट आंसर हैं वो भी हमें पोस्ट किए हैं। ठीक है। तो उन बच्चों को मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप जो भी ये काम कर रहे हो वो आपको आने वाले टाइम में आपके फ्यूचर में देखना आपको कितना हेल्पफुल होगा। आप ऑलरेडी 90% स्टूडेंट से आगे चल रहे हो। ठीक है। और ये जो टेस्ट है ये एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस में लाती है कि आपने जो तैयारी की है वो बिल्कुल बेस्ट तरीके से की हुई है। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है उसमें आगे बढ़ते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका कंटूर्स। ठीक है। तो कंटूर्स की अगर मैं बात करूं तो आपके एसएससी जेई के लिए या किसी भी जेई या ए लेवल के लिए ये वाला जो चैप्टर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट क्यों रहता है? क्योंकि ये 1 मार्क का जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो यहीं से बनेगा। ठीक है। तो ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। चैप्टर ये जो छोटा सा है पर इम्पॉर्टेंट जो है बहुत है। ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारी स्टूडेंट सेक्शन है। तो बच्चे जो हैं वो ज़रूर पोस्ट कर रहे हैं और सबसे अच्छी बात ये देखो वो सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ से ये पता चल रहा है कि वो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और देखो इन्हीं वीडियो से, और ये कुछ बच्चे वो हैं जिन्होंने पहले, मेरे को नहीं लगता कि उन्होंने शायद कोचिंग ली है, या अगर कोचिंग ली भी है तो सर्वे सब्जेक्ट मेरे ख्याल से अभी उन्होंने नहीं पढ़ा है, अगर जहाँ तक मेरा आइडिया है। तो वो देखो वो यहीं से पढ़ रहे हैं, इन वीडियो से ही पढ़ रहे हैं और ये क्वेश्चन वो सॉल्व कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन वो नहीं है कि मैं मतलब इजी करने के लिए अपने आप से डाल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन वही है, एसएससी की हैं और इवन की आईईएस और गेट के जो प्रीलिम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं वो हैं। और ये अगर ये सॉल्व कर पा रहे हैं तो ये यकीन मानो आपके जेई और एई को तो उड़ा देंगे। ठीक है। बुरी तरीके से उड़ा देंगे ये। ठीक है। तो आप शुरू करते हैं आपके कंटूरिंग। तो कंटूरिंग पहले तो मैंने आपको बता दिया है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब कंटूरिंग होता क्या है? ठीक है। कंटूर्स होते क्या हैं आपका डेफिनेशन के हिसाब से अगर आप जाओगे तो ये क्या है, एक इमेजिनरी लाइंस है पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशन ऑन सरफेस। ठीक है। अब देखो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक छोटी सी एक एग्जांपल की बात करता हूँ कि मैंने सपोज आपको बोला कि ये मेरा कोई एक पहाड़ है। ठीक है। और पहाड़ ऊपर जाके टॉप में जाके बिल्कुल फ्लैट हो गया। ठीक है। ये जो इसकी सरफेस है ये बिल्कुल क्या है, फ्लैट हो गई है। सपोज मैं मान के चल रहा हूँ तो ये फ्लैट होगी, तो मैंने इसमें कुछ पॉइंट कंसीडर कर लिए। मैंने ऐसे 4-5 को एक पॉइंट कंसीडर कर लिए जिनके ऊपर मैंने आर एल निकाला। ठीक है। आर एल हम कहाँ से निकालते हैं? मीन सी लेवल से। तो मतलब इन पॉइंट्स की जो हाइट निकल के आई, सपोज वो निकल के आई 100 मीटर। ठीक है। इसकी भी 100 मीटर आई, इसकी भी 100 मीटर आई, इसकी भी 100 मीटर आई और इसकी भी 100 मीटर आई। अब मैंने क्या किया, ये जो जिन पॉइंट्स में बिल्कुल सेम सेम हाइट आ रही थी उन पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है। जब मैंने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो ये जो एक इमेजिनरी लाइन हमारी बनती है इसको बोल देते हैं कंटूर। ठीक है। तो कंटूर इसी को बोल दिया जाता है और इस लाइन को बोल दिया जाता है कंटूर लाइन। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंटूर लाइन इज डिफाइंड एज द इंटरसेक्शन ऑफ लेवल सरफेस विद द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है। वही सेम डेफिनेशन होगी आपको। अब दूसरी चीज यहाँ पे देखो इसने क्या लिखा है कि कंटूर लाइन ऑन अ प्लान। जब आप इसको प्लान पे बनाते हो, ठीक है, आप ऐसे ही करते हो। आपको याद होगा, आप ये कोई पहाड़ होता था और इनके कंटूर्स जो थे वो ऐसे डिस्क्राइब करते थे। तो ये क्या बता रहे हैं हमें? टोपोग्राफी बता रहे हैं, मतलब इस पहाड़ के बारे में बता रहे हैं। ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर मैं आपको बात करूँ तो ये डीएमआरसी में भी पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, और इसरो में पूछा गया था जेई में। ठीक है। और काफ़ी सारे बच्चों के लिए ये नया पॉइंट होगा। देखो अभी तक हमने क्या बोला कि आप ये ऐसे एलिवेशन किसी हिल पे बनाते हो। ठीक है। आप ये पढ़ते रहे थे। या कभी कभार आप क्या बोलते थे, किसी डिप्रेशन में बना रहे हो। डिप्रेशन का मतलब हो गया किसी लेक वगैरह में बना रहे हो, तो उनको बोल देते थे आप कंटूर लाइंस या कंटूर। और यहाँ पे एक नया पॉइंट आपको मिलेगा, व्हेन द कंटूर लाइंस आर ड्रॉन अंडर वाटर। जब आप इन कंटूर लाइंस को अंडर वाटर ड्रॉ करते हो तब इनको क्या बोला जाता है? ठीक है। अब यहाँ पे ये पॉइंट देखना, अंडर वाटर जब आप इनको ड्रॉ करोगे तो इनको क्या बोला जाएगा? सबमरीन कंटूर्स, फैथम कर्व या बैथीमेट्रिक कर्व्स। तो इन 3 नामों से जाना जाता है जब आप आपके जो कंटूर्स होते हैं वो अंडर वाटर जो है बनाते हो। ठीक है। ये एक छोटा सा पॉइंट समझ आया आप सबको?
अब मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से थोड़ा सा ना क्लियर कर दूंगा कि मतलब हम बात क्या कर रहे हैं। जैसे ये मैंने आपकी एक हिल लेके चलो, ठीक है, ये मैंने आपकी एक हिल मान के चलो इसको, ठीक है। तो बस इसको देखो आगे हम कैसे करेंगे। ये मैंने आपको क्या बोल दिया है कि ये आपकी क्या है, एक हिल मान के चलो, ठीक है। अब हिल से आपने क्या किया, ये हिल की सपोज हाइट होंगी, एक ये हाइट है जो बिल्कुल अर्थ सरफेस के पास है, एक ये हाइट आप कंसीडर कर लो, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर, और एक ये हाइट कंसीडर कर लो जो बिल्कुल आपने कंसीडर कर ली टॉप पे। ऐसा ही लेके चलोगे ना, ठीक है। और मैं यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ, जैसे अर्थ के पास जो एलिवेशन होगी सपोज वो कितनी हो जाएगी आपकी 100 मीटर। थोड़ा सा ऊपर जाओगे, ये जो सेकंड वाला ब्लू वाला पॉइंट आ गया, ये कितना हो जाएगा, सपोज मैंने ले लिया 102 मीटर, और इस पॉइंट को मैंने ले लिया आपका 104 मीटर। अब हमको ड्रॉ करने हैं आपके कंटूर्स, ठीक है। कंटूर्स होते क्या थे, जो आपके सेम एलिवेशन को ज्वाइन करें। तो पहला तो ये हो गया, ठीक है। ये जो आउटर वाला था, ये जो 100 मीटर वाला था, ये मैंने लिख दिया, ये कितना आ गया 100 मीटर। अब 102 मीटर वाला, ये इसके अंदर वाले ये वाले जो हो गए, ये कितना हो गया 102 मीटर। और एंड में जो आपके बचे हैं वो कौन से हो गए, ये वाले जो अंदर आ गई लाइन, ये कितनी होगी 104 मीटर। तो इस तरीके से हमने एक हिल को उसके कंटूर में जो है वो शो कर दिया, ठीक है। अब आपको क्लियर हुआ होगा आपके कंटूर्स क्या होते हैं और कंटूर लाइंस क्या होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एक और छोटे से पॉइंट की। अभी तक तो मैंने जो कंटूर की डेफिनेशन आपको बताई है, उसमें मैंने क्या बोला कि कंटूर जो होती है वो क्या होती है, एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। पर अगर आप इस पॉइंट को भूल जाओ, ठीक है, आप 2 मिनट के लिए अगर इस पॉइंट को भूल जाओ और ये मान के चलो कि कंटूर्स क्या हैं, सिर्फ पॉइंट्स हैं जो सेम पॉइंट या सेम एलिवेशन पे होते हैं, तो क्या मुझे बताओ, आपने एक गिलास जब आप पानी का लेते हो, ठीक है, एक गिलास जब आप पानी का लेते हो, तो जब पानी की बिल्कुल इक्वल सरफेस पे आ जाता है ना, ये कब आएगा, जब ये सेम आरएल पे होगा, ऐसा ही होगा। वैसे ही अगर आप किसी एक बीकर के अंदर पानी लेते हो, तो वो भी पानी खड़ा कब हो जाता है, कि जब वो एक प्रॉपर एक लेवल सरफेस पे आए। तो मतलब ये इसकी क्या है, कंटूर लाइंस हैं, यही हुआ ना। वैसे ही जब आप किसी सी को कंसीडर करो, ये आपका जैसे ये डायग्राम फिगर देखो, ये आपके एक समुंदर है, तो सी शोर्स पे तो ये जो लाइंस आपकी इकट्ठी हो जाती हैं, ये जो लहरें जिसको आप बोलते हो, जो लेयर्स होती हैं, तो ये भी जब रुकती हैं, ठीक है, जब ये बिल्कुल स्टेबल होती हैं, तो ये कब स्टेबल होंगी, जब उनका आरएल जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो जब आपका आरएल सेम होगा, तो वो जो लाइंस ज्वाइन करती हैं उनको क्या बोल देते हो, आपके कंटूर्स, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है अगर आप इस जो डेफिनेशन में से इमेजिनरी लाइन को हटा दो। ये सिर्फ समझने के लिए है, एक चीज का ये ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं को उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ आया होगा इंट्रोडक्शन में कि कंटूर्स होते क्या हैं, ठीक है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक के अंदर या नेक्स्ट हेडिंग के अंदर, जो है आपका कंटूर इंटरवल, ठीक है। कंटूर इंटरवल की डेफिनेशन अगर देखोगे तो क्या दी हुई है, इट इज अ वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव कंटूर्स। ये डायग्राम मैंने आपको पहले भी बना के बताई है। तो आपको यहाँ पे डिस्टेंस नज़र आ गया है बिल्कुल क्लियरली, 65 से 60 मीटर के बीच का डिस्टेंस। वैसे ही 70 से 65 के बीच में डिस्टेंस, 75 से 70 के बीच में, और 80 से 75 के बीच में। तो ये जो आपको डिस्टेंस नज़र आ रहा है, इसी को बोलते हैं कंटूर इंटरवल, ठीक है। अब इस कंटूर इंटरवल को आप जितना कांस्टेंट रख सको उतना आपका बेस्ट होता है, उससे आपको बेस्ट डायग्राम बनती है, और आपकी जो फिगर होती है वो अच्छे से बनती है और समझने में भी उसको आसानी होती है, ठीक है। तो जनरली कंटूर इंटरवल इज प्रेफर्ड थ्रू आउट द प्रेफर्ड सेम, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेना, इज प्रेफर्ड सेम या इज प्रेफर्ड कांस्टेंट थ्रू आउट द मैप, ठीक है। वैसे ही एक और पॉइंट लिखा है, जर्नली कंटूर इंटरवल इज टेकन बिटवीन 1 to 15 मीटर। और जर्नली जो हम ये जो आपका इंटरवल लेते हैं, ये 1 से 15 मीटर लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं जो पेपर में पूछा जा सकता है कि ये कंटूर इंटरवल किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। पहला पॉइंट, स्केल ऑफ मैप। तो स्केल ऑफ मैप में कंटूर इंटरवल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केल ऑफ मैप, ठीक है। क्यों के लिए, जितना छोटा आपका स्केल होगा, ठीक है, जितना छोटा आपका स्केल होगा,
उतना बड़ा आपका एरिया होगा। तो जितना बड़ा आपका एरिया होगा उतना ही बड़ा आप कंटूर इंटरवल लोगे, तभी तो आप पूरे एरिया की जो कंटूरिंग है वो कर पाओगे। ठीक है, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखो, पर्पस ऑफ मैप। एक जगह मैंने आपको बोला आप बना रहे हो डैम, ठीक है, और एक जगह सपोज मैंने आपको बोल दिया कि आप रोड बना रहे हो। दो चीजें कंसिडर कर ली, अब इसमें से चूज करो इंपॉर्टेंट कौन सी है। डैम इंपॉर्टेंट है ज्यादा या रोड? तो आप क्या आंसर दोगे? डैम। ठीक है, क्योंकि लिए डैम का जो छोटे से छोटा पॉइंट है, अगर आपने वहां पे आरएल नहीं लिया होगा तो फ्यूचर में जाके प्रॉब्लम हो सकती है। वेयर एज रोड में भी आपको आरएल लेना तो है, पर अगर आप इंटरवल इसका इंक्रीज कर दोगे तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये था आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, नेचर ऑफ ग्राउंड। तो नेचर ऑफ ग्राउंड में मैंने आपको बोल दिया एक हिली एरिया है या अंडुलेटिंग एरिया है। ठीक है, अंडुलेटिंग का मतलब हो गया स्लोपी है पर अनइवन स्लोपी है, और एक एरिया मैंने आपको बोल दिया फ्लैट है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? फ्लैट के केस में आप क्या करोगे? ज्यादा बड़ा इंटरवल लोगे कि छोटा इंटरवल लोगे, या हिल के केस में? तो ये मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, कमेंट में आंसर डालोगे आप कि फ्लैट के केस में कंटूर इंटरवल बढ़ा लेते हैं या हिली एरिया या अंडुलेटिंग एरिया के केस में। ठीक है, थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट देखो, टाइम। सीधी सी बात है, टाइम है तो काम है। अगर आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है तो कंटूर इंटरवल आप कम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास टाइम की कमी है, आपको जल्दी जल्दी सर्वे परफॉर्म करना है, तो कंटूर इंटरवल आपको बड़ा लेना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट, मनी। सेम केस, अगर आपके पास मनी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जो कभी भी कोई सही केस नहीं बन पाएगा, क्योंकि मनी की भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब आप ये सर्वे परफॉर्म करते हो तो आपको पैसे लगते हैं। तो अगर आपके पास मनी लिमिटेड है तो कंटूर इंटरवल आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट तो वैसे कभी पूछेगा नहीं। स्केल ऑफ मैप, पर्पस ऑफ मैप और नेचर ऑफ ग्राउंड पे ही अगर आप क्लियर रहोगे तो इन्हीं तीन में से एक ऑब्जेक्टिव जो है आपको पेपर में मिलेगा। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में, जो किसी भी जेई लेवल पेपर में, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, जेके एसएसबी हो, जेके पीएससी हो, या कोई भी ए लेवल का पेपर हो। और ये जो मैं आपको बोलता हूँ ना कि ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, ये कोई मैं ऐसा नहीं है कि हवा में बोल रहा हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस के हिसाब से बोल रहा हूँ, पेपर की एनालिसिस के हिसाब से बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, और यकीन मानो आप इस तरीके से तैयारी रखो, आप कोई भी पेपर निकाल सकते हो। हमारे पास कुछ बच्चे हैं जो एसएसबी की कोचिंग लेते थे, सिंपल बेसिक, उन्होंने एसएससी को भी क्लियर किया है, आरआरबी को भी क्लियर किया है, और एफसीआई को भी क्लियर किया है। और ये आपको, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ जेएंडके की बात करूं तो कहीं और पे आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं आपके करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर। तो सबसे पहला है, व्हेन नो वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड इट इंडिकेट्स अ फ्लैट टेरन। मैंने बोला ये एक आपका कंटूर है और इसके ऊपर कोई भी आरएल मेंशन नहीं किया हुआ है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये जो है वो क्या है? फ्लैट टेरन है आपका। ठीक है, पहला पॉइंट तो समझने में भी इजी है। सेकंड देखो, ए 0 मीटर कंटूर लाइन रिप्रेजेंट अ कोस्ट लाइन। इसका मतलब क्या है? अगर आपको कहीं आरएल दिया हुआ है 0 मीटर, ठीक है, अगर आपको याद हो तो हम समुंदर के किनारे ही तो आपका मीन सी लेवल, या समुंदर के पास ही तो मीन सी लेवल लेते हैं ना। तो मीन सी लेवल पे ही अगर मतलब अगर होगी वो लाइन, तभी वो जीरो होगा। तो इसका मतलब जो आपका समुंदर की जो लहर होती है वो कोस्ट लाइन, उसी को तो बोलते हो आप। तो वहां पे 0 मीटर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो, ए कंटूर लाइन इज अ क्लोज्ड कर्व। ठीक है, दे मे बी क्लोज्ड आइदर ऑन अ मैप और आउटसाइड द मैप। बिल्कुल सही पॉइंट है। जिसने कभी इंडिया का मैप देखा हो, ठीक है, या किसी भी कंट्री का मैप देखो, स्पेशली अगर मैं इंडिया की क्या बात करूं, आप किसी भी कंट्री का मैप देखो तो आपको पता है ना कि मैप जो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर शीट के ऊपर ही बनाया जाएगा। सपोज ये A4 की शीट है, ठीक है, ये सपोज मैंने आपको बोल दिया है कि ये इंडिया का मैप है, और इंडिया के पास अगर सपोज यहाँ पे पाकिस्तान है, ठीक है, ये आप एरिया ले लो चाइना का। ठीक है, अब कुछ केस में जब आप मैप देखते होगे, जब आपने इंडिया का मैप देखा होगा तो उसमें आपको कुछ इस तरीके के ये जो कंटूर्स हैं नजर आए होंगे, जो उस पर्टिकुलर एरिया पे होगा। तो ये जो कंटूर्स हैं ये कौन से हैं? आपके क्लोज्ड, मतलब उसी एरिया के अंदर, इंडिया के मैप के अंदर ही क्लोज्ड हो गए। पर मुझे बताओ कि सपोज इंडिया में यहाँ पे एक आरएल है जिसका आरएल है 100 मीटर,
तो क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा एरिया नहीं होगा कि जिसका RL 100 मीटर होगा? क्या चाइना में कोई ऐसा एरिया नहीं होगा जिसका RL 100 मीटर होगा? तो यहीं से आपको क्लियर हो गया कि ज़रूरी नहीं है कि आपका जो कंटूर है वो किसी एक मैप के अंदर ही क्लोज्ड हो जाए। वो क्लोज्ड होगा, ज़रूर होगा, पर उसकी कोई लिमिट नहीं है। हो सकता है कि वो पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी क्लोज हो सकता हो, पर इसको तो हम अपने मैप में शो नहीं करेंगे ना। तो ये पॉइंट इसने यहाँ पे बताया है कि एक कंटूर लाइन जो होती है वो आपका एक क्लोज्ड कर्व होता है। ठीक है, अब आते हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी पेपर में दिख जाएगा ये वाला पॉइंट। कि क्या बोल रहा है कि टू कंटूर लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब ये सपोज एक कंटूर है और एक आपका ये कंटूर है, ये कभी भी ऐसा केस कभी हो नहीं सकता। और अगर ऐसा केस कभी होता है, एक्सेप्ट अगर ऐसा केस कभी होता है, तो वो किस केस में होगा? ओवर हैंगिंग क्लिफ के केस में या केव के केस में। ठीक है, अगर आप बात करो जेई पे के लेवल के लिए या एई लेवल के लिए, तो ऑब्जेक्टिव तो यहाँ से आपको पता चल गया, ये पूछेगा पेपर में कि एक्सेप्शन का केस कौन सा, आप आंसर दे दोगे। पर अगर समझने के हिसाब से जाओ तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा ओवर हैंगिंग क्लिफ कौन सी होती है आपकी। ठीक है, ये होगी आपकी ओवर हैंगिंग क्लिफ। इसका जो ये पोर्शन होता है ये क्या होता है आपका? ओवर हैंगिंग। ऐसा सपोज आप लेके चलो, आपने देखे भी होंगे जो JNK में रहते हैं, उन्होंने किश्तवाड़ वगैरह एरिया में ये देखा होगा। ठीक है, अब मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट मैंने लिख दिए। सपोज इस जगह पे आपका RL है वो है 100 मीटर, यहाँ पे है 104 मीटर, और यहाँ पे ले लो 106 मीटर। ठीक है, ये कुछ आपने RL कंसीडर कर दिए। तो अब मैं इसके कंटूर बनाऊं, अगर ये वाले पॉइंट सेम होंगे, वैसे ही ये वाला पॉइंट आ गया एक, आप कंसीडर कर लो। ठीक है, वैसे ही आप ये वाला कंसीडर कर लो एक। ठीक है, और आपको यहाँ से जब आप ध्यान से देखोगे तो ये चीज़ एक आपको डिस्टर्बिंग नज़र आ रही है, ये देखो। ठीक है, अब देखो मैं इसको ड्रॉ करके बताता हूँ। पहले आपने ये ड्रॉ किया बाहर वाला। ठीक है, टोटली आपने ये जो बाहर वाला है इसको ड्रॉ किया, तो ये कितना था आपका? 100 मीटर। ठीक है, अब इसके अंदर वाला आपने ड्रॉ किया सपोज ये वाला। ठीक है, ये कितना था आपका? 104 मीटर। ठीक है, उसके बाद आपने ये तीसरा वाला ड्रॉ किया, ये वाला, और ये कितना था आपका? ठीक है, ये भी कंसीडर कर लो आपका सपोज 105 मीटर। और एक आप देखो ये रेड वाला, ये क्या कर रहा है? देखो ये क्रॉस होके जा रहा है, ये दो क्रॉस हो गया। ठीक है, इसका मतलब कैसे डायग्राम बन रही है? एक ये आपको रेड वाली दिख रही है और एक एक ऐसे ये ब्लू वाली दिख रही है। तो देखो इस केस में ये क्रॉस हो गया, तो ये सिर्फ किस केस में होगा? ओवर हैंगिंग क्लिफ के केस में या केव के केस में। ठीक है, यहां से आपको समझ आ गया होगा। फिफ्थ पॉइंट अब देखो, टू कंटूर लाइंस कैन यूनाइट ओनली इन केस ऑफ वर्टिकल क्लिफ। आपने वर्टिकल क्लिफ देखी होगी, ये देख रहे हो आप, जहां पे आपकी माउंटेन जो गोट्स होती हैं आपने देखा होगा वो चढ़ती हैं। ठीक है, इस तरीके की आपने एक एरिया देखा होगा। तो आपकी जो दो कंटूर लाइंस होती हैं ना, जैसे आपके ये कंटूर बनते हैं, ठीक है, ये सिर्फ एक ही केस में यूनाइट हो रहे होंगे। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, सारे कंटूर ये यूनाइट हो रहे हैं, और वो किस केस में है? आपके वर्टिकल क्लिफ के केस में। इसको भी समझेंगे हम डायग्राम के हिसाब से। आपकी वर्टिकल क्लिफ जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, ऐसा जिसको आप बोलते हो, ये हो गया पहाड़ आपका। ठीक है, ये आपका पहाड़ आ गया, ये वही RL आप कुछ भी कंसिडर कर लो। ठीक है, RL की कोई दिक्कत नहीं है। 104 और ये ले लो 106। ठीक है, अब आप इसकी जब डायग्राम बनाओगे तो देखना आपकी डायग्राम कैसे बन रहेगी। ये वाली जो लाइन है ये तो सारी ज्वाइन होती जाएंगी। ठीक है, बाकी जो ये पॉइंट्स हैं ये कुछ इस तरीके से आते जाएंगे। मतलब ये दूसरे के लिए, ये इसके लिए, और ये इसके लिए। तो यहाँ पे देखो सारे के सारे जो कंटूर्स हैं या जो कंटूर लाइंस है वो यूनाइट हो रहे हैं। तो ये सिर्फ एक ही केस में होगा, और किस केस में होगा? आपके वर्टिकल क्लिफ के केस में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आपका, इक्वली स्पेस कंटूर रिप्रेजेंट आ यूनिफॉर्म स्लोप। ठीक है, ये देखो बिल्कुल सिंपल है। अगर आपके जो कंटूर्स हैं वो इक्वली स्पेस्ड है, ठीक है, इनकी जो स्पेसिंग है वो बिल्कुल इक्वली है।
ठीक है, मतलब इस तरीके का आपका कोई पहाड़ है जो बिल्कुल प्लेन है, तो आपकी जो स्पेसिंग है वो अगर इक्वली स्पेस्ड है तो वो यूनिफॉर्म स्लोप रिप्रेजेंट करेगा। वैसे ही अगर आपके जो कंटूर्स हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर हैं, मतलब एक ये रहा कंटूर, एक ये है और एक ये है, अंदर काफ़ी दूर दूर है, मतलब अगर ये कोई पहाड़ है तो एक यहाँ से लिया हुआ है उसने, एक यहाँ से लिया हुआ और एक यहाँ से ली हुई है, ठीक है। तो जब स्पेसिंग आपकी काफ़ी दूर दूर पड़ा हुआ है तब वो जेंटल स्लोप रिप्रेजेंट करेगा। यही है ना, पहाड़ जो है ज़्यादा स्लोपी नहीं है आपका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ए सेट ऑफ क्लोज कंटूर विद हायर वन इनसाइड रिप्रेजेंट अ हिल और ए सेट ऑफ कंटूर्स क्लोज विद हायर फिगर वन आउटसाइड रिप्रेजेंट अ डिप्रेशन। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपकी कंटूर लाइंस होती हैं, ठीक है, ये कंटूर लाइंस जो आपकी हैं, अगर अंदर जाते समय आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो बढ़ रही हैं, ठीक है, जैसे ये 3 वैल्यू आपकी बनी, ये क्या क्या बनी, सपोज 100 मीटर, 102 मीटर और 104 मीटर। सबसे बाहर वाली 100 मीटर की है, मतलब बेस अर्थ के पास में है सरफेस के, फिर उसके ऊपर आप गए 102 मीटर होगी और उसके ऊपर आप गए 104 मीटर होगी, तो वो क्या होती है आपकी एक हिल होती है, ठीक है। वैसे ही अगर आपकी अंदर वाली वैल्यू कम है, सपोज 99 है, 100 है और 102 है, तो वो आपकी क्या होगी, डिप्रेशन। तो ये देखो यहाँ से फिगर से समझ आएगा, बिल्कुल क्लियरली इजीली समझ आएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। तो देखो ये आपका एक पहाड़ है, ये आपका एक पहाड़ है, ठीक है। ये सपोज इसकी आप कंटूर लाइन ड्रॉ करोगे, वही मैंने 100 मीटर यहाँ पे पॉइंट ले लो 102 और बिल्कुल टॉप वाला ले लो 104। कंटूर लाइन जब आप ड्रॉ करोगे, ये बाहर वाली कंटूर लाइन आई, ये कितने मीटर के हो गया 100 मीटर, ये उससे अंदर वाली आई, ये कितनी आई 102 मीटर, और ये उससे अंदर वाली आई, ये कितनी आई 104 मीटर। मतलब अगर अंदर में वैल्यू ज़्यादा है तो वो आपकी हिल होगी, ठीक है। वैसे ही दूसरे वाला पॉइंट देखो आप, जो दूसरा पॉइंट वो आपके डिप्रेशन के लिए बोल रहा था, तो ये डिप्रेशन आपको नज़र आ रहा है, ये अंदर है, जहाँ पे आपकी एक बोल सकते हो कि कोई लेक है या कुछ भी है, सपोज 99 मीटर। फिर ये एक बाहर वाला सराउंडिंग एरिया ले लो, ठीक है, ये बाहर वाला एरिया ले लो, सपोज 101 मीटर, और एक बिल्कुल अर्थ के सरफेस के बाहर ले लो, तो ये कितनी ले लो 105 मीटर। तो क्या है, जो बड़ी वैल्यू है वो कहाँ है, बाहर की तरफ, और वो क्या रिप्रेजेंट करती है आपके डिप्रेशन। ये आपके नॉर्मल है जो आपके जेई और एई में पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर से आप देखना एक चीज़ यहाँ पे ना समझना, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। आपने इस तरीके के पहाड़ देखे होंगे, जैसे एक पहाड़ ये आ गया छोटा सा, एक पहाड़ ये आया, इसके साथ एक पहाड़ ये आ गया, ठीक है। वैसे ही एक पहाड़ ये है, एक पीछे है उसके पहाड़, एक पहाड़ ये, आपने सबने देखा होगा इस तरीके की चीज़ें। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है, एक लाइन होती है जो हाईएस्ट पॉइंट को ज्वाइन करती हैं, ठीक है, कोई एक लाइन होती है जो आपके पहाड़ों के हाईएस्ट पॉइंट को ज्वाइन करती है, उसको आप बोलते हो रिज लाइन या वाटरशेड लाइन, ठीक है। वैसे ही एक लाइन होती है जो पानी जब निकलेगा इसमें से, आपको पता है यहाँ से वाटर भी निकलेगा, तो वो उस लाइन को आप बोलते हो, वो होती है आपकी वैली लाइन, ठीक है। तो ये जो वैली लाइन है और ये जो रिज लाइन है, ये क्रॉस करती है कंटूर्स को राइट एंगल पे। आपको यहाँ राइट एंगल इजीली नजर आ जाएंगे, ठीक है, ये पॉइंट है जो वो बता रहा है इजीली। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आपका, द टू कंटूर लाइंस हैविंग सेम एलिमेशन कैनॉट यूनाइट एंड कंटिन्यू एज अ वन लाइन। सिंपल ही है, ये देखो, ये आप लाइन ले लो, ये आपकी आ गई अर्थ की सरफेस, ठीक है, ये आपकी अर्थ सरफेस आ गई, और ये आपके आगे हिल, ये आगे आपकी कोई हिल। अब सपोज ये आर एल सेम है, ये वाली जो लाइन है आपको नजर आ रही है, इस पे आर एल सेम है, इसके ऊपर आपने एक कंटूर बनाया, एक कंटूर ये बनाया और ये कंटूर ये बनाया, क्या ये सेम तो हैं, पर क्या ये कभी ज्वाइन होंगे, कभी नहीं होंगे, और यही पॉइंट वो बोल रहा है, ठीक है। वैसे एक और पॉइंट बोल रहा है, सिमिलरली ए सिंगल कंटूर कैनॉट बी पुट इनटू टू लाइंस, मतलब एक कंटूर को आप दो लाइन में कभी भी रिप्रेजेंट या पुट नहीं कर सकते। तो गाइज ये थे आपके करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जो आपके कंटूर से रिलेटेड थे।
बिल्कुल ईज़ी है और ईज़ी वे में आपको बताया है विद फिगर्स, यही आपको याद रखना है और यही आपको पेपर में पूछे जाएंगे। गाइस फिर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, आपके लिए ही ये हेल्पफुल है। आपको सारे का सारा देखो, आपका सर्वे इंजीनियरिंग अब लगभग किसी भी जेई लेवल के एग्ज़ाम के लिए ख़त्म होने वाला है, ठीक है। मैंने ये चीज़ नहीं की, मैं कर सकता हूँ, आपको पता है कि अगर मैं पढ़ाने पे आऊँ तो हमारी जो नॉर्मल क्लास होती है वो 2 घंटे की होती है। अब ये 2 घंटे क्यों नहीं रखी, कुछ तो नेट की प्रॉब्लम थी, ठीक है, और कुछ सीरियसनेस नहीं थी स्टूडेंट में, उस रीज़न की वजह से भी है ये, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें यहाँ पे क्या आ रही थी कि अगर मैं आपको 2 सब्जेक्ट भी अगर पैरेलली शुरू कर देता ना, तो हो सकता है कि बीच में मैं ही कभी स्टॉप हो जाता या आपकी अनसीरियसनेस देख के मैं ही नहीं बनाता, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो जाती। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए मैंने सिर्फ एक सब्जेक्ट ही शुरू किया और उसको भी कुछ इस लेवल पे नहीं लेके गया कि मैं आपको गेट का पढ़ाना शुरू कर दिया या किसी टफ का पढ़ाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं किया। आपको जेई लेवल पे स्टिक रखा मैंने, ठीक है, सिर्फ जेई लेवल पे स्टिक रखा ताकि आप एक चीज़ तो ध्यान से पढ़ो। और मैं बिल्कुल प्राउडली बोल सकता हूँ कि आपको डेफिनेटली इस लेवल पे पढ़ाया गया है और आपको कंप्लीट सब्जेक्ट भी दिया जा रहा है। सर्वे आपका देख सकते हो आने वाले टाइम में कंप्लीट हो जाएगा और इस चीज़ का आपको फ़ायदा होगा, रादर देन कि मैं आपको 4 सब्जेक्ट शुरू कर दूं, हर एक की 2-2 वीडियो प्रोवाइड कर दूं, जो कभी भी अगर 20 साल भी हमारे पास हो तो भी मैं ख़त्म ना करूं, ठीक है। तो ये मैंने नहीं किया है, मैंने ये किया है सिर्फ आपके लिए। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और वैसे ही आप सबको पता है टेलीग्राम चैनल पे टेस्ट चल रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त चल रहे हैं, ठीक है, वो भी ज्वाइन करोगे तो आपकी सक्सेस में ज़रूर आपको कॉन्फिडेंस होगा और गारंटी मिलेगी, ठीक है गाइस। तो थैंक यू।